ये बात साल 2003 की है। इराक पर अमेरिका के हमले के कुछ महीने बीत चुके थे। अमेरिकी सेना जानकारी निकालने के लिए लोगों को पकड़कर एक कुख्यात जेल में बंद किया करती थी। उसी वक्त शक की बुनियाद पर यहाँ एक शख्स को लाया गया। अमेरिकियों ने उससे पूछताछ की। जो जानकारी चाहिए थी वो नहीं निकल पा रही थी, तो अमेरिकी जेलरों ने उसे टॉर्चर करने का फैसला किया। उस शख्स के बदन से बिजली के तार जोड़े गए, फिर उसे एक पतले से लकड़ी के बॉक्स पर खड़ा किया गया। उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए। उस लकड़ी के बॉक्स का साइज मात्र इतना था कि उसके पैर समा पाए। लकड़ी की वजह से उस शख्स का संपर्क जमीन से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो बिजली के करंट से बचा रहा। लेकिन एक समय बाद वो थक कर जमीन पर गिरने लगा। जब वो जमीन के संपर्क में आता, उसे बिजली के झटके लगते। वो बचने के लिए वापस उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ता, लेकिन एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर कितनी ही देर खड़ा रहा जा सकता था। अमेरिकी जेलरों ने इसे कई दिनों तक ऐसे ही स्थिति में छोड़ दिया। दर्जनों बार उसने बिजली के झटके खाए। कुछ वक्त बाद टॉर्चर होते हुए इस शख्स की तस्वीर सामने आई। पूरी दुनिया में बवाल मचा। जिस शख्स को टॉर्चर किया गया था उसका नाम था अली शल्लाल अल कैसी। बाद में उसे छोड़ दिया गया। वो निर्दोष साबित हुआ। जिस जेल में कैसी को टॉर्चर किया गया था वो थी इराक की कुख्यात अबू गरीब जेल। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी जेल में टॉर्चर हुए 3 कैदियों पर अदालत का एक फैसला आया है। अदालत ने इन 3 कैदियों को हर्जाने के रूप में 350 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। इन 3 कैदियों को कुख्यात अबू गरीब जेल में 2004 में रखा गया था और उन्हें अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया गया। तो आज के शो में हम जानेंगे इराक की कुख्यात अबू गरीब जेल की कहानी क्या है, वहाँ कैदियों को कैसे टॉर्चर किया जाता था और कोर्ट ने हर्जाने का आदेश क्यों दिया। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। लेकिन सबसे पहले जानिए 2 जरूरी सूचनाएं। नंबर 1, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज रहा है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख 22, 23, 24 नवंबर। तीनों दिन का टिकट 499 रुपए का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, चल रही है लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। टीमें कर रही हैं दौरा झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। जानने चुनावी तापमान? तो देखिए हमारे तमाम चैनलों पर हमारी इलेक्शन कवरेज। अब शुरू करते हैं दुनियादारी। तारीख 20 मार्च 2003, अमेरिका ने इराक पर हमला किया। कहा सद्दाम हुसैन ने अपने देश में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छिपाए हुए हैं, माने ऐसे हथियार जिनसे भयंकर तबाही मचाई जा सकती है। ये हथियार दुनिया की शांति के लिए खतरा हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना हमारा फर्ज है। इन्हीं दावों के साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इराक में घुसे। राजधानी बगदाद पर बम गिराए जा रहे थे। पश्चिमी देशों ने इस हमले को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया था। हमले का आधार था कुछ खुफिया जानकारियां। वो ये कि सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार हैं। उसे पूरी दुनिया को खतरा है। अमेरिका के पास 35 देशों का सपोर्ट था। इराक अकेला था, उसके लिए लड़ते रहना बेहद मुश्किल था। जल्दी ही सद्दाम हुसैन अपना महल छोड़कर भाग गए। 9 अप्रैल को बगदाद के फिरदौस चौक में लगी उसकी आदमकद मूर्ति गिरा दी गई। एक समय तक ये मूर्ति उसके एक छत्र राज का प्रतीक हुआ करती थी। 1 मई 2003 को जॉर्ज बुश ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर खड़े होकर कहा मिशन अकम्प्लिश्ड, यानी मिशन पूरा हो चुका है। उनका मतलब था कि इराक में US आर्मी का मकसद पूरा हो चुका है, अब दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। 23 मई को इराक की सेना और खुफिया एजेंसियों को भंग कर दिया गया। सेना में लाखों लोग काम करते थे, उनके पास हथियार थे। सेना भंग होने के बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं बची। हथियारबंद बेरोजगारों की पूरी फौज इराक की सड़कों पर इकट्ठा हो चुकी थी। ये आगे चलकर बड़ा नुकसान करने वाला था। जून 2003 में सद्दाम के 2 बेटे उदय और कैस हुसैन को मार गिराया गया। हालांकि सद्दाम अभी भी पकड़ से बाहर थे। दिसंबर 2004 में वो पकड़े गए। अमेरिका को उम्मीद थी कि सद्दाम के बाद इराक शांत पड़ जाएगा। 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इराक में हिंसा का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। इसकी जद में हर कोई आया। अमेरिका, उसकी सहयोगी सेनाएं, आम नागरिक, बच्चे, कोई नहीं छूटा। सबको बराबर का दंश झेलना पड़ा। इराक में अलकायदा का कहर बढ़ने लगा था। नई सरकार भ्रष्ट थी, उसने मदद के लिए मिले पैसे अपनी जेब में भर लिए थे। इराक आपसी झगड़े और सिविल वॉर जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए थे। जॉर्ज बुश का कार्यकाल पूरा हो चुका था, वो अपनी गलती मान चुके थे। इस वजह से अमेरिका में इराक वॉर के खिलाफ माहौल बनने लगा। वहां से सैनिकों को वापस बुलाने की मांग उठने लगी। आखिरकार 21 अक्टूबर 2011 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने ऐलान किया कि इराक में तैनात अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे हैं। इस ऐलान के बाद ही गठबंधन सेनाओं ने बोरिया बिस्तर बांध लिया। 8 दिसंबर 2011 को आखिरी अमेरिकी सैनिक इराक से निकल गया। इस हमले का हासिल क्या हुआ? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली बात तो झूठी निकली। वहां ऐसा कोई हथियार नहीं था। इराक युद्ध मार्च 2003 से दिसंबर 2011 तक चला था। कुल मौतें 1,89,000। ये लोग सीधी लड़ाई का शिकार हुए थे। इसमें उन मौतों को नहीं गिना गया है जो वॉर के कारण पैदा हुई समस्याओं से मारे गए थे। युद्ध के दौरान US आर्मी के 4,488 सैनिक मारे गए, 32,223 घायल हुए। इसमें उन सैनिकों को शामिल नहीं किया गया है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD का शिकार हुए थे। ऐसे सैनिकों की
बड़ी संख्या थी जो युद्ध के कारण मानसिक बीमार पड़े थे, उनका आंकड़ा कभी जाहिर नहीं किया गया। पूरी लड़ाई में लगभग 1,34,000 आम नागरिकों की मौत हुई। 28 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ सबसे बड़ा विस्थापन था। युद्ध को कवर करने गए 150 पत्रकार हताहत हुए। इस युद्ध के कारण अमेरिका के खजाने पर लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। ये तो हुई इराक वॉर की बात। अब बात करते हैं अबू गरीब जेल की। अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो इस जेल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे पहले इस जेल का इस्तेमाल सद्दाम हुसैन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को टॉर्चर के लिए करते थे। इस जेल में एक साथ लगभग 50,000 पुरुष और महिलाओं को रखा जाता था। इसी जेल में कैदियों को फांसी भी दी जाती थी। कहाँ है ये जेल? बगदाद से लगभग 32 किलोमीटर दूर पश्चिम में अबू गरीब शहर में 272 एकड़ में बनी हुई है ये जेल। 1950 में इसे बनाया गया था। इराकी कैदियों को कैसे टॉर्चर करते थे अमेरिकी? जिन पर शक होता उन्हें इस जेल में बंद किया जाता। जून 2003 में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल में हुए टॉर्चर पर एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों को गर्मी में रखा जाता था, उन्हें कपड़े नहीं दिए जाते थे। जेल में कैदियों को शौचालय इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था, उन्हें तेज रोशनी में रखा जाता और लाउड म्यूजिक बजाकर परेशान किया जाता। अमेरिकी सैनिक जेल में कैदियों को सोने भी नहीं देते थे। फिर नवंबर 2003 में अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी ने भी इस टॉर्चर पर एक विस्तार रिपोर्ट पेश की। एपी ने कुछ कैदियों से बात करके ये रिपोर्ट शाया की थी। इस रिपोर्ट में भी इसी तरह के आरोप इन कैदियों ने लगाए थे। टॉर्चर करने वालों के साथ क्या हुआ? 2004 के बाद से अमेरिकी सरकार ने इसकी जांच शुरू की। कुल 11 अमेरिकी सैनिकों को इसमें दोषी पाया गया। फिर आया साल 2008। 4 इराकी नागरिकों ने अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा कैलिफोर्निया एनालिसिस सेंटर CACI के खिलाफ दायर किया गया था। CACI वर्जीनिया से चलने वाली अमेरिकी कंपनी है। वो अमेरिकी सरकार को अलग अलग क्षेत्रों में सर्विस मुहैया कराती है। इराक में भी उसके अधिकारी भेजे गए थे ताकि वो कैदियों से पूछताछ कर सकें। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने उन्हें लगभग 160 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। अब अमेरिकी सरकार ने फैसला दिया है कि इन 3 इराकी नागरिकों को हर्जाना दिया जाए। कोर्ट ने हर्जाने की रकम लगभग 350 करोड़ रुपए तय की है। 2019 में एक इराकी नागरिक इस केस से अलग हो गया था, क्योंकि जिस समय उसको टॉर्चर किया गया था उस समय CACI के लोग इराक नहीं पहुंचे थे। क्या अबू गरीब जेल में टॉर्चर का ये इकलौता मामला है? जवाब है नहीं। 2004 में 256 इराकी नागरिकों ने इसी तरह के केस अमेरिकी अदालत में दायर किए थे। उनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं। अब जानते हैं दुनिया की 5 कुख्यात जेलों के बारे में। पहली, रूस की ब्लैक डॉल्फिन जेल। यहाँ रूस के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और आतंकवादियों को रखा जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्राइवेट पार्ट्स में बिजली के झटके दिए जाते हैं और खतरनाक योगा पोजीशन में देर तक बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कैदियों की एंट्री होते ही हथकड़ी और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जेल के नक्शे को ठीक से न समझ सके और उनके लिए जेल से फरार होना मुश्किल हो जाए। कथित तौर पर यहाँ 700 कैदी हैं जिन्होंने मिलकर लगभग 3,500 लोगों की हत्या की है। अब तक एक भी कैदी ब्लैक डॉल्फिन जेल से भागने में कामयाब नहीं हो पाया है। दूसरी, क्यूबा की ग्वेंटेनामो बे डिटेंशन कैंप। 2002 में अमेरिका ने इसे बनाया। मकसद था अमेरिकी कानून के घेरे से बाहर संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ना और उनसे पूछताछ करना। यह कदम अमेरिका ने सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद उठाया। आरोप है कि इस जेल में बिना किसी मुकदमे के कैदियों को हिरासत में रखा जाता है। यहाँ कैदियों के साथ वाटर बोर्डिंग की जाती है, यानी मुंह को कपड़े से बांधकर उस पर लगातार पानी डाला जाता है ताकि डूबने का एहसास हो। और भी कई तरीके हैं, जैसे कैदियों को सोने नहीं दिया जाता, उन्हें कई हफ्तों तक कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता है। जनवरी 2002 के बाद से अब तक लगभग 800 लोगों को वहां हिरासत में रखा गया है। तीसरी, रवांडा की जितारमा सेंट्रल जेल। 400 कैदियों के लिए बनी इस जेल में लगभग 7,000 कैदी रहते हैं। गंदगी से भरी जमीन पर कैदियों को घंटों तक खड़ा कर रखा जाता है, फिर छोटे छोटे सेल्स में ठूंस दिया जाता है। कई कैदियों को गंदगी से होने वाली बीमारियों की वजह से अपने पैर तक कटवाने पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कैदी एक दूसरे को मारकर उनकी डेड बॉडी तक खा जाते हैं। चौथी है जॉर्जिया की गलदानी जेल। यहाँ के गार्ड खुद कैदियों पर हमले और बलात्कार तक में शामिल रहते हैं। 2012 में इस जेल से जुड़ी एक वीडियो रिलीज हुई। वीडियो के एक हिस्से में एक अर्धनग्न व्यक्ति रोता हुआ और रहम की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। 2 गार्ड्स उसे पीट रहे थे। इसके बाद इस जेल में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जॉर्जिया में प्रोटेस्ट भी हुए। 5वीं है वेनेजुएला की ला सबानेता जेल। 2013 में एक दंगे में 60 कैदियों की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसे सबसे खतरनाक जेलों में गिना जाता है। 700 कैदियों के लिए बनाई गई इस जेल में लगभग 3700 कैदी रहते थे। इनमें से 200 इन कैदियों के बच्चे थे। इस भीड़ के अलावा जेल के अंदर कई क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करते थे। रोजाना की गैर कानूनी हरकतों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा जीने के लिए बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं की जाती थी।
यह था बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सीटें हैं। इनमें से 196 सीट पर सांसद डायरेक्टली चुने जाते हैं। बची हुई सीटों पर चुनाव में पार्टियों के वोट शेयर के हिसाब से बंटवारा होता है। बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। दिसानायके के गठबंधन नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी ने कुल 159 सीटें जीत ली हैं, यानी पूरी 2/3 बहुमत। सितंबर में राष्ट्रपति बने दिसानायके को भ्रष्टाचार से लड़ने और देश में आर्थिक स्थिरता लाने के वादों को पूरा करने के लिए स्पष्ट बहुमत की जरूरत थी। नतीजों के बाद दिसानायके को अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरी सुर्खी इजरायल से है। इजरायल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने इजरायल हिजबुल्लाह जंग को लेकर एक और बयान दिया है और कहा है कि जंग की शुरुआत के बाद से अब तक इजरायल सीज फायर समझौते को लेकर सबसे ज्यादा करीब है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इजरायल के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि अगर हिजबुल्लाह हमारी सीमा के पास वापस लौटता है तो इससे हमें खतरा होगा। ऐसी स्थिति में हम एक्शन ले सकते हैं। हम उन्हें इजरायल के करीबी इलाकों में गढ़ नहीं बनाने देंगे। आपको बता दें कि लेबनान की दक्षिणी सीमा इजरायल से लगती है। दोनों देशों के बीच लगभग 120 किलोमीटर लंबी सीमा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमले में लेबनान के 3000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए लंदन टॉप। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है। एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर। उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।